सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जीबी एजुकेशन की ओर से संचालित कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आज अपन चर्चा करेंगे पार्ट 16 का सेकंड पार्ट। जो 16वां लेसन है उसका एक वीडियो में अपनी चर्चा हो चुकी है। आज इसका सेकंड और लास्ट वीडियो में अपन चर्चा करें। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था इस लेसन से अपने 3 प्रश्न होंगे बोर्ड एग्जाम में, तीनों प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। समझ के बात? तो एक एक नंबरों के प्रश्न के आधार पर ही अपन चर्चा करेंगे। 18 प्रश्न हो चुके थे, क्रम आप डालते जाना आगे। नेक्स्ट शायद मुझे 18 का याद है, 18 के लगभग हो चुके थे। अगला जो क्वेश्चन अपन लेंगे सबसे पहले, देखो लास्ट पिछली बार अपनी गरीबी को लेकर चर्चा हुई थी। आज की चर्चा होगी लगभग किसको लेकर? बेरोजगारी को लेकर। सिंपल सा है, चलो क्वेश्चन के रूप में ही लिख देते हैं, बेरोजगारी किसे कहते हैं। अब सुनना इसका अर्थ। यदि कोई व्यक्ति कार्य करने के योग्य हो तथा उसकी कार्य करने की इच्छा हो, उसके बाद भी उसे रोजगार नहीं मिले तो उसे क्या कहते हैं? अपन बेरोजगारी कहते हैं। एक बार बोर्ड पे लिखता हूं फिर वापस समझाता हूं। यदि कोई व्यक्ति कार्य करने के योग्य हो तथा कार्य करने में सक्षम हो, कार्य करने की इच्छा हो। यदि कोई व्यक्ति कार्य करने के योग्य हो तथा कार्य करने की इच्छा हो, उसके बाद भी काम नहीं मिलना या रोजगार नहीं मिलना, उसके बाद भी रोजगार ना मिलना क्या कहलाएगा? बेरोजगारी कहलाता है। अब समझना इसका मतलब क्या हुआ। एक कोई अपन ये मान लेते हैं कि भाई 12-13 साल का कोई बच्चा है, क्या वो अभी तक काम करने के योग्य हुआ है? क्या रोजगार योग्य हुआ है? क्या 15-16 साल तक का, 12-13 साल तक का बच्चा रोजगार योग्य नहीं होता। तो उस 15-16 साल के बच्चे को अपन बेरोजगार थोड़ी कहेंगे, नहीं कह सकते। बेरोजगार किसे कहेंगे? जो कार्य करने के योग्य हो और फिर अगर उसकी कार्य करने की इच्छा भी होनी चाहिए, कार्य करने की इच्छा, और उसके बाद अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो अपन उसे क्या कह देंगे? बेरोजगार कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। क्वेश्चन है, श्रम शक्ति किसे कहते हैं? अब समझना श्रम शक्ति का मतलब, जनसंख्या का वह भाग जो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में सक्षम है उसे क्या कहते हैं? श्रम शक्ति कहते हैं। जनसंख्या का वह भाग, जनसंख्या का वह भाग जो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में सक्षम हो, के उत्पादन में सक्षम हो, उसे श्रम शक्ति कहते हैं। जैसे मान लेते हैं अपन, एक कोई बीमार आदमी है, वो ढंग से ना चल सकता, ना ढंग से खाना खा सकता। इसका मतलब हम उस आदमी से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह किसी वस्तु का उत्पादन करेगा या सेवा करेगा। समझ गए बात? तो उसे देश की श्रम शक्ति में थोड़ी मानेंगे अपन। देश में जितनी भी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में से जो व्यक्ति उत्पादन और सेवा में सक्षम है उसे ही क्या कहेंगे अपन? श्रम शक्ति कहते हैं। मतलब जो परिश्रम कर सकता है, जो मेहनत कर सकता है, उसी को अपन किस में शामिल करेंगे? श्रम शक्ति में शामिल करेंगे। अगला है कार्य शक्ति। कार्य शक्ति किसे कहते हैं? अब इसका मतलब समझना, श्रम शक्ति का वह भाग, श्रम शक्ति का वह भाग जो रोजगार में हो, जो रोजगार में हो उसे कार्य शक्ति कहते हैं।
समझे बात। अब दोनों में अंतर समझना। श्रम शक्ति, जैसे अपन ये मान लेते हैं कि अपने देश में 5 करोड़ लोग बाग ऐसे हैं, 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में सक्षम है। तो 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वस्तु या सेवा के उत्पादन में सक्षम हो, तो श्रम शक्ति कितने मानेंगे अपन अपने देश की? 5 करोड़। लेकिन जो सक्षम है, क्या सबको थोड़ी रोजगार मिल जाता है? सबको रोजगार नहीं मिलेगा ना। जिसको रोजगार मिलेगा कार्य तो वही तो करेगा ना। तो जिसको रोजगार मिल गया वह किस में शामिल हो जाएगा? कार्य शक्ति में। तो इस 5 करोड़ में से अपन मान लेते हैं कि 1 करोड़ को रोजगार मिल गया, तो कार्य शक्ति में केवल शामिल होंगे कितने? 1 करोड़। मतलब श्रम शक्ति में से जितने को रोजगार मिल चुका है उसे ही क्या कहेंगे अपन? कार्य शक्ति कहते हैं। श्रम शक्ति का वह भाग जो रोजगार में, उसे कार्य शक्ति कहते हैं। समझ गए बात। 3% तो ये हो गए। अब अपन बात करेंगे बेरोजगारी के प्रकार की। बेरोजगारी का अर्थ तो अपन ने देख ही लिया। अब बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से हैं वो देखेंगे अपन। और बेरोजगारी के प्रकारों को अपन क्वेश्चन के रूप में ना लेके वैसे इसकी डिटेल देख लेते हैं, फिर मैं बता दूंगा आपको इसमें से प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। तो बेरोजगारी के प्रकार, बड़ा प्रश्न नहीं आएगा इस लेसन में से कि क्वेश्चन आ गया बेरोजगारी के प्रकारों का वर्णन करो, ऐसा तो आ नहीं सकता। पहला जो अपनी किताब में दे रखा है वह दे रखा है क्या? मौसमी बेरोजगारी। अब सुनना, देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ विशेष मौसम में तो रोजगार मिल जाता है, बाकी समय बेरोजगार रहता है। उदाहरण दूंगा मैं आपको। यदि किसी को विशेष मौसम में तो रोजगार मिल जाए, में तो रोजगार मिल जाए, बाकी समय बेरोजगार रहे। बाकी समय क्या रहे? बेरोजगार रहे, तो उसे क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे सुनना, किसी आदमी के फटाकों की दुकान है। अब फटाकों की दुकान है तो वो एक तो दीपावली के मौसम में उसके पास रोजगार रहेगा, दूसरा कोई ब्याह शादी कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन के मौसम में उसके पास क्या रहेगा? रोजगार रहेगा। बाकी समय फटाके कौन खरीदेगा? तो बाकी समय तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा। तो उस व्यक्ति को अपन किस में शामिल करेंगे? मौसमी बेरोजगारी में। तो किसी को विशेष मौसम में तो रोजगार मिल जाए और बाकी समय बेरोजगार है, तो उसे क्या? एक उदाहरण आप याद भी रख लेना, जैसे पटाखे बेचने वाले, ठीक, जिसे आपको ये याद रह जाए, क्योंकि इनको एक विशेष मौसम में ही रोजगार मिल पाता है। दूसरी अपनी पुस्तक में बता रखी है संरचनात्मक बेरोजगारी। अब सुनना, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी। अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था की अलग अलग संरचना होती है, यदि उस संरचना में परिवर्तन किया जाए तब क्या उत्पन्न हो जाती है? बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। तो इसका अर्थ अपन देखेंगे, यदि अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन से बेरोजगारी उत्पन्न होती है,
बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। समझ गए बात? तो ये भी सिंपल सा है। संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन से दो प्रकार बेरोजगारी के हो चुके हैं। अब इसमें हालांकि और प्रकार और देखेंगे अपन, लगभग 5-6 प्रकार अपने किताब में दे रखे हैं। क्वेश्चन आपसे किसी न किसी एक बेरोजगारी का अर्थ पूछा जाएगा। 1 नंबर का ही तो होगा ना प्रश्न। या तो आपसे पूछ ले मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं, या आपसे पूछ ले संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं, या फिर आपसे पूछ ले बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, किन्हीं 2 प्रकार की, या 4 प्रकार तो नहीं पूछ सकता, किन्हीं 2 प्रकार की बेरोजगारी के नाम लिखो। तो एक मौसमी बेरोजगारी, दूसरा संरचनात्मक बेरोजगारी। तीसरा है तकनीकी बेरोजगारी। तीसरा कौन सा लेंगे अपन? तकनीकी बेरोजगारी। इसका अर्थ समझना, पहले तो बोर्ड पे लिख देता हूं इसका। तकनीकी में परिवर्तन, तकनीकी में परिवर्तन या नई मशीनों के प्रयोग से, नई मशीनों के प्रयोग से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। अब समझना इसका मतलब। तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी। तकनीकी या टेक्नोलॉजी पहले कम थी, आज टेक्नोलॉजी का काफ़ी विकास हो चुका है। टेक्नोलॉजी के आने से ही नई नई मशीनों का निर्माण हुआ है। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी में परिवर्तन आया, तब क्या आई? नई नई मशीनों का प्रयोग होने लगा। अब नई नई मशीनों का प्रयोग होगा तो क्या उत्पन्न होगी? बेरोजगारी उत्पन्न होगी। जैसे समझना, पहले मकान की नींव खोदने के लिए कम से कम 5 या 7 मजदूरों की आवश्यकता होती थी जो मकान की नींव खोदते थे। तो 5 या 7 मजदूरों को बताओ रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उससे अपना काम करते थे और आराम से खुश थे। अब आजकल आ गई जेसीबी, मतलब नई मशीन आ गई। जेसीबी वाला आता है और 1 घंटे में ही खुदाई करके मकान की नींव खोद के चला जाता है। अब एक जेसीबी वाले को तो रोजगार मिल गया, लेकिन उसकी वजह से 5 या 7 जने बेरोजगार हुए कि नहीं हुए? तो मशीनों से काम बहुत आसान हो गया, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि इसकी वजह से कई बेरोजगार हो गए। तो इन नई मशीनों या तकनीकी में परिवर्तन से जो बेरोजगारी होती है उसे क्या कहते हैं? तकनीकी बेरोजगारी। अगला अपनी पुस्तक में दे रखा है घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसका मतलब समझना, 2 रोजगारों के मध्य उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी। पहले कोई व्यक्ति रोजगार में था, कुछ समय के लिए रोजगार से हट गया, फिर वापस उसको रोजगार मिल गया, तो 2 रोजगार हो गए। उसके मध्य कुछ समय के लिए जो बेरोजगार रहा, उस अवधि को क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी। 2 रोजगारों के मध्य की बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अब जैसे समझना, उदाहरण देता हूं आपको। मैं पहले किसी और कंपनी में काम करता था, समझिए बात। वो कंपनी बंद हो गई,
अब बंद हो गई तो मैं भी बंद थोड़ी हो जाऊंगा, मुझे तो कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है। अब दूसरी कंपनी ज्वाइन करने में मुझे महीने 2 महीने लग गए। अब महीने 2 महीने बाद मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, तो लेकिन महीने 2 महीने तो मैं बेरोजगार हो गया ना। उस बेरोजगारी को क्या कहूँगा मैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहूँगा। समझ गए बात? तो इसमें देखो घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं, या तो प्रश्न ये भी आ सकता है या फिर आ सकता है घर्षणात्मक बेरोजगारी के कारण बताइए। तो अपन इसी में चर्चा करेंगे घर्षणात्मक बेरोजगारी के कारण। एक तो अपन लिख सकते हैं काम बदलने पर। पहले मैं दूसरी कंपनी में कार्य कर रहा था, अब दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया, दूसरा काम स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो बीच में हो सकता है कुछ समय के लिए मैं बेरोजगार हो गया। तो काम बदलने पर कुछ समय के लिए तो बेरोजगार हो गया ना, तो एक तो कारण ये हो गया इसका। दूसरा, कोई कंपनी बंद होने पर, कोई कंपनी बंद हो गई तो अचानक से मैं बेरोजगार हो गया, नई कंपनी ज्वाइन करूंगा तब तक के लिए बेरोजगार होऊंगा। तीसरा, हड़ताल। कई बार कंपनी में या किसी फैक्ट्री में हड़ताल हो जाती है, हड़ताल महीने भर, 2 महीने, 3 महीने हड़ताल चली। अब हड़ताल के दौरान कंपनी का मालिक अपने को पेमेंट थोड़ी देगा, तो 3 महीने हड़ताल चली तो 3 महीने के लिए अपन क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। तो ये घर्षणात्मक बेरोजगारी के 3 क्या हो गए? कारण हो गए। आपसे पूछेगा तो 2 ही कारण पूछेगा कि घर्षणात्मक बेरोजगारी के कोई 2 कारण बताइए। तो 4 बेरोजगारी हो चुकी है अपनी। अगला जो दे रखा है वो है चक्रीय बेरोजगारी। समझना है इसका मतलब, पहले तो बोर्ड पे लिख देता हूं। मांग में कमी या व्यापार चक्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी। कारण उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्यापार चक्र किसे कहते हैं, तो फिर मैं एक साथ समझा दूंगा। इसके साथ अपन ये देख लेते हैं कि व्यापार चक्र किसे कहते हैं। बेरोजगारी में एक बीच में क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, व्यापार चक्र किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव मतलब मंदी तेजी को क्या कहते हैं? व्यापार चक्र कहते हैं। तो पहले तो इसका मतलब देखना, अर्थव्यवस्था में कभी तो मंदी आती है, मतलब चीजें एकदम सस्ती हो जाती हैं, कभी बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं चीजें। तो अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव होता है उसे ही क्या कहते हैं? व्यापार चक्र कहते हैं। अब चक्रीय बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ? मांग में कमी। मांग में कमी का मतलब बताता हूं आपको कि भाई किसी व्यक्ति के पास, जो पहले धोती और कुर्ता पहले के लोग बाग काफी पहनते थे, किसी व्यक्ति के पास धोती बनाने की फैक्ट्री थी। क्यों? आजकल वाले लोग बाग धोती कम पहनने लगे, अपन ये कह सकते हैं कि धोती की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, धोती की मांग कम हो गई। धोती की मांग कम होने की वजह से बताओ, धोती बनाने वाली फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे वो तो बेरोजगार हुए कि नहीं हुए बेचारे? तो मांग में कमी या व्यापार चक्र में परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। 5 बेरोजगारी के प्रकार हो चुके हैं अपने।
अगला छठवां प्रकार लेंगे अपन क्या, छिपी हुई बेरोजगारी, या अपन इसे कह सकते हैं क्या, प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक ही बात है। अब सुनना, जब व्यक्ति रोजगार में तो होता है, मतलब रोजगार तो है, उसके पास काम तो है, लेकिन उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं है, उत्पादन में उसका योगदान शून्य है। अगर उसे काम से हटा दिया जाए तब भी उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। एक बार लिख देता हूं, फिर और समझाता हूं इसको। जब कोई व्यक्ति रोजगार में तो होता है, रोजगार में तो होता है, लेकिन उत्पादन में उसका योगदान शून्य होता है। ये क्या है कि गेट के कुंवाड़ खुल गए, हो सकता है आपके यहाँ फोकस आ रहा हो। एक बार बंद कर देता हूं मैं उसको। हाँ, अब समझना, जब कोई व्यक्ति रोजगार में तो होता है लेकिन उत्पादन में उसका योगदान शून्य होता है, यदि उसे उस कार्य से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। क्यों प्रच्छन्न बेरोजगारी, या अगर आपसे छिपी हुई बेरोजगारी पूछे तो यहां लिख देना, ऐसी बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। अब एक इसमें और याद रखना है, नोट डाल के, कृषि क्षेत्र में यही बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में सामान्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, यही बेरोजगारी पाई जाती है। अब समझना, इसका एक उदाहरण लेते हैं अपन। होता है क्या है, एक परिवार में 5 भाई हैं, 5 ज़्यादा हो जाएंगे, 4 भाई मान लेते हैं अपन। एक परिवार में कितने भाई हैं, 4 भाई हैं। उन चारों में से किसी की भी नौकरी नहीं लगी, चारों भाइयों के पास जमीन है, चारों भाई एक साथ रहते हैं, चारों भाई खेती करते हैं। 4 भाई खेती करते हैं और प्रत्येक साल उनके 50 बोरी गेहूं की होती है। समझना उदाहरण, 4 भाई खेती करें और कितनी बोरी गेहूं की पैदावार हो रही है उनके, हर साल लगभग 50 बोरी उनके गेहूं की हो जाती है। तो बताओ, चारों भाई रोजगार में तो है ना, काम तो कर ही रहे हैं ना, वो खेती का काम करो चाहे रोजगार, तो वो भी तो माना जाएगा ना। अब सुनना, जब कोई व्यक्ति रोजगार में तो होता है, अब क्या होगा, सपोज करते हैं पर इनमें से एक भाई कहीं चला गया, महाराष्ट्र वगैरह कहीं विदेश में काम करने चला गया, या फिर कोई सरकारी नौकरी लग गया कहीं भी, एक भाई दूसरे काम में लग गया, वह कार्य छोड़कर चला जाता है। अब कितने भाई बचे, 3 भाई बचे। देखना 3 भाई भी उतनी ही बोरी गेहूं की कर लेंगे आराम से। खेती बाड़ी में ऐसा ही होता है, 3 करें चाहे 2 करें, वो ही लगभग 50 बोरी गेहूं की होगी। तो अब ये जो गया ना एक व्यक्ति, ये रोजगार में तो था पहले, लेकिन उसका उत्पादन में योगदान शून्य था। उसके जाने के बाद पता चला कि यार अपन तो 3 जने भी 50 बोरी गेहूं की कर लेते हैं। इसका मतलब जो एक व्यक्ति चला गया, एक भाई चला गया, उसका तो उत्पादन में कोई योगदान ही नहीं था। यदि वह कार्य को छोड़ देता है तो भी उत्पादन में कोई कमी नहीं आती। अब इस परिभाषा को पढ़ना,
जब कोई व्यक्ति रोजगार में तो होता है लेकिन उत्पादन में उसका योगदान शून्य होता है, यदि उसे उस कार्य से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। उत्पादन में कोई कमी आई क्या? नहीं आई। तो ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, जिसका पता नहीं चलता, उसके जाने के बाद पता चला है कि वो तो बेरोजगार था, तो ऐसी बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। और कृषि क्षेत्र में यही बेरोजगारी पाई जाती है। ये बेरोजगारी के अपने 5 प्रकार कंप्लीट। अब ध्यान रखना, बेरोजगारी के प्रकारों का वर्णन करो, ऐसा कोई बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। आप एक एक बेरोजगारी को आराम से पढ़ते जाना। 5 बेरोजगारी में से किसी एक बेरोजगारी के बारे में अर्थ जरूर 100% एग्जाम में आएगा। या फिर कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है ये पूछ ले। घर्षणात्मक बेरोजगारी के कारण बताइए, तो 3 कारण अपन ने लिखे हैं, वो पूछ ले। और मांग में कमी या व्यापार चक्कर में परिवर्तन के कारण कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है, ऐसे करके पूछ ले तो कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है? चक्रीय बेरोजगारी। ऐसे करके इनमें से कहीं से भी कोई 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। ये बेरोजगारी के प्रकार अपने कंप्लीट। अब इस लेसन के कुछ छोटे छोटे प्रश्न और बनते हैं, पर वो भी देख लेते हैं। देखो, अब एक एक लाइन के कुछ प्रश्न है। जैसे आगे अपन बात करें बेरोजगारी के कारण, क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं अपन बेरोजगारी के कारण। पूछेगा तो आपसे 2 कारण पूछेगा। एक तो अपन बहुत सिंपल सा अपन कह सकते हैं जनसंख्या में वृद्धि। देखो, यदि किसी देश की जनसंख्या ज्यादा होगी तो सरकार इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार देने में सक्षम नहीं हो पाती। तो जनसंख्या ज्यादा होगी तो ज्यादा ही क्या होंगे? बेरोजगार रहेंगे। तो बेरोजगारी का एक कारण तो क्या हो गया? जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा, रोजगार परक शिक्षा का अभाव। आज भारत में जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को, उस शिक्षा में कहीं भी रोजगार परक शिक्षा का उल्लेख नहीं होता। अब जैसे मैं आपको सामाजिक पढ़ा रहा हूँ, एक लेसन में मैंने आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकार करवा दिया, इतिहास के कुछ लेसन करवा दिए, भूगोल के करवा दिए, कुछ अब अर्थशास्त्र के करवा रहा हूँ। मैं कहीं भी आपको ये थोड़ी करवा रहा हूँ कि आगे जाके आप कैसे रोजगार करो, अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिले ना आपको, तो इस तरीके से आपको रोजगार करना है। तो इस शिक्षा की भारत में व्यवस्था नहीं है, इस कारण भारत में बेरोजगारी क्या है? ज़्यादा है। तो एक कारण क्या हो गया? रोजगार परक शिक्षा का अभाव। तीसरा अपन लिख सकते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। ये कारण, तीसरा कारण अपन ने गरीबी के कारण में भी लिखा था और बेरोजगारी के कारण में भी लिखा है। अगर जिन राजनेताओं को अपन ने कुर्सी पे बैठा रखा है, अगर वो राजनेता इच्छा शक्ति से कार्य नहीं करेंगे तो देश में गरीबी भी होगी तो बेरोजगारी भी होगी। ये बेरोजगारी के 3 कारण अपन ने चर्चा कर लिए। तो कोई से 2 कारण आप याद रख लेना, 3 ही याद करना। आप तो एग्जाम के प्रेशर से एक कारण तो वैसे भी अपन वहां जाके भूलेंगे, तो 2 कारण अपने को याद आ जाए। अगला है बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। मतलब किन उपायों के माध्यम से अपन बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। तो एक तो अपन यही लिख सकते हैं कि रोजगार परक शिक्षा दी जाए। बहुत सिंपल सा है, एक तो रोजगार परक शिक्षा दी जाए, मतलब ऐसी शिक्षा हो जिसमें कुछ ना कुछ बच्चों को काम सिखाया जाए। देखो, शिक्षा ये भी जरूरी है, लेकिन साथ में शिक्षा कुछ ऐसी भी होनी चाहिए कि हाँ भाई, नौकरी नहीं लगे तो बच्चा स्कूली शिक्षा के दौरान ही काम करना सीख जाए, ताकि वो आगे जाके खुद का कोई रोजगार कर सके। दूसरा अपन ये कह सकते हैं उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर रोजगार कहाँ मिलते हैं?
उद्योगों में मिलते हैं। ज़्यादा उद्योग होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग उद्योगों में काम करेंगे और उनको रोजगार मिलेगा। ये बेरोजगारी को दूर करने के क्या हो गए, 2 उपाय हो गए। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक बेरोजगारी। भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक बेरोजगारी। तो अपन ने देखो बेरोजगारी के प्रकार पढ़े थे, उनमें से भारत में कौन सी बेरोजगारी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये तो अपने को पता है ना कि भाई भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ 50% जनसंख्या तो किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। तो कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, वही बेरोजगारी भारत में पाई जाएगी। तो या तो आप लिख देना छिपी हुई बेरोजगारी, या फिर आप इसी को लिख सकते हो क्या, प्रच्छन्न बेरोजगारी। दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको याद आ जाए वो लिख देना, और दोनों याद आ जाए तो एग्जाम में दोनों लिख देना। एक तो ये बेरोजगारी, दूसरी संरचनात्मक बेरोजगारी भी भारत में पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी का अर्थ क्या बताया था मैंने, याद करो देखे, आया कुछ दिमाग में। संरचनात्मक बेरोजगारी, इसका अर्थ बताया था अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। ये दोनों बेरोजगारी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला है, विकसित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। विकसित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। मतलब जो भी विकसित देश है ना, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इन देशों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है, तो वो होगी कौन सी, चक्रीय बेरोजगारी। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि इन जो विकसित देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो व्यापार चक्र कहते हैं अपन अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव को। तो मांग में कमी या व्यापार चक्र में परिवर्तन से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। और यही बेरोजगारी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में। अगला है, भारत में, चलो इनको तो मिटा देते हैं। अगला और इस प्रश्न का इस लेसन का लास्ट प्रश्न, भारत में विश्वसनीय समंकों का संकलन, विश्वसनीय समंकों का संकलन करने वाली संस्था कौन सी है। अब विश्वसनीय समंकों का संकलन करने वाली संस्था का मतलब हो गया गरीबी व बेरोजगारी का अनुमान लगाने वाली संस्था। तो इस क्वेश्चन को अपन ये भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन इस रूप में भी आ सकता है, भारत में गरीबी व बेरोजगारी का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। तो दोनों में से कोई सा भी प्रश्न अपने से पूछा जाए, उस संस्था का नाम क्या है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में लिखना चाहो तो इसे लिखेंगे राष्ट्रीय सैंपल का मतलब होता है प्रतिदर्श, सैंपल सर्वे मतलब सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान।
ये इसका आंसर होगा। इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो लिख देना नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश वाला भी लिख देता हूं मैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। दोनों याद रखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में से कोई सा एक याद कर लेना। फुल फॉर्म जरूर याद करना। हो सकता है क्वेश्चन ये न पूछ के यही पूछ ले एनएसओ का पूरा नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण। चाहे आप ये लिख देना, हिंदी वाला लिख देना, चाहे इंग्लिश वाला लिख देना। और इसी के साथ अपना जो लेसन नंबर था कौन सा 16वां वो कंप्लीट। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और ज़्यादा फिर और चर्चा करेंगे अपन। 17वां लेसन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।